नीस हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो हुकूमत का किरदार है वो क्या है, कैसा होना चाहिए। ज़्यादा एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है और जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उन पर आयद होगी। नहीं जा सकते उसके इर्द गिर्द आप काम करते हो, आपका साथ देता नहीं देता, कम से कम आपको पता तो होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रईसुल अरार चौधरी गुलाम अब्बास हमागीर शख्सियत के मालिक थे। जिंदगी भर बर्दाश्त, दरगुजर, मसावात के असूलों पर कारबंद रहे। कौम को मुसलसल नजरिया की वाबस्तगी का दर्स दिया। वो पाकिस्तान में कायदे आज़म के बाएतमाद साथियों में से थे। आपकी शख्सियत कश्मीर के लिए बाइसे फख्र थी। पक्के तौहीद परस्त, सच्चे आशिक़े रसूल थे। उन्होंने इंतहाई मुश्किल वक्त में नाजरीन कश्मीरी मुसलमानों की सरपरस्ती का बेड़ा उठाया। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के तशख़्ख़ुस वक़ार को बुलंद किया। मसले कश्मीर को कौमी मसले की हैसियत से ज़िंदा रखने में कामयाब हुए। आज इन्हीं की ज़िंदगी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं ख्वाजा तारक महमूद भट्ट साहब, जो बिम्बर की जानी मानी शख्सियत हैं। नीस सिटी सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आल जम्मू कश्मीर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम का तारफ़ हमारे नाजरीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत बड़ी शख्सियत और मैं कहाँ छोटा सा बंदा, लेकिन मेरे वो कायद हैं, मेरी जमात के बानियों में से हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बानी जनरल सेक्रेटरी थे। जी। कश्मीर के साथ और मुसलमानों के साथ उनकी जो वलवलाना मोहब्बत थी, ये एक मिसाल है। ठीक है। बेसिकली चौधरी गुलाम अब्बास जो है वो एक कारोबारी ख़ानदान से उनका तल्लक था। ठीक है। उनके वाल साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जम्मू में। है वो रंग राजपूत थे। ठीक। लिखते चौधरी गुलाम अब्बास, एक शख्सियत के लिहाज से उनको चौधरी गुलाम अब्बास कहा जाता था। स्टूडेंट्स लाइफ के ज़माने में ही, क्योंकि उस वक्त तो अंग्रेज़ का दौर था, हिंदू जो था वो डोमिनेटिंग था, गुलाब सिंह के हरी सिंह की हुकूमत थी। जी जी। तो मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किलात थी स्टूडेंट्स के लिए। उस वक्त इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही कश्मीर के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए काम शुरू कर दिया था। ठीक है। मतलब शुरू से ही दर्द, शुरू से ही, यानी स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने वो ग्लासी कमीशन जब बना उस वक्त तक वो तो इन हो चुके थे। जी। 1921 में उन्होंने मैट्रिक किया, फिर उन्होंने FA किया जम्मू से ही। ठीक। जम्मू में तालीम, फिर वो लॉ करने के लिए चले गए लाहौर। लॉ करके जब वो वापस आए जी, तो उस वक्त फिर जब उन्होंने ज़रूर महसूस की कि अब अमली तौर पे है, क्योंकि लॉ करके आज जो यंग मैन थे, उन्होंने यंग एसोसिएशन बनाई थी। ठीक है। यंग एसोसिएशन में नौजवान सारे इकट्ठे किए कश्मीर के, जितना वो कर सकते थे करके, तो उनको रहनुमाई भी की, उनको हौसला भी पैदा किया, तो वो शुरू की। फिर उसके बाद उस सियासत में थोड़ी इन रहे। फिर मुसलमानों में जब शऊर आ गया नेचुरली, तो फिर मुसलमान भी थोड़े से रेजिस्ट करते थे। ठीक है। ख़ास करके वो जो वाक़या शहदा जम्मू वाला, लेकिन फिर महसूस हुआ इनको सबको, जो हमारे लीडर थे उसमें शेख अब्दुल्ला भी उसमें शामिल थे, कि कश्मीर के लिए एक जमात बनाई जाए। ठीक है। एक सियासी जमात की अशद ज़रूरत है। ठीक है। सियासी खिदमात उनकी कौन सी हैं? सियासी खिदमात आगे शुरू हो जाएंगी ना। ठीक है। सियासी जमात, वैसे तो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट लाइफ में ही वो उन्होंने काम शुरू कर दिया था। ठीक है। फिर उन्होंने आके जब वो यंग मैन एसोसिएशन बनाई, सियासत की बात उन्होंने वहाँ से कर दी। यंग मैन एसोसिएशन उन्होंने 1929 में जब वो लॉ करके आए हैं। ठीक है। उसको तो खुद यंग थे, लॉ जब करके आता है बंदा, तो सारे इन्होंने मिल के प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना मुसलमानों की एक अलग जमात। देखें ना, कश्मीर में तो कोई 97% कश्मीर वैली जो सूबा वैलीज़ में 97% मुसलमान है। ठीक है। बाकी ओवरऑल मतलब तकरीबन अबव 80% मुसलमान हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। ठीक। तो इनकी तो नुमाइंदगी कोई नहीं थी।
मैंने कहा बोलने का हक ही कोई नहीं था, जो बोलता था। देखें वो जो वो पत्थर मस्जिद वाला वाक़या आप देख रहे हैं, किस तरह लोग शहीद, एक अजान में कितने लोग शहीद हुए, ये नहीं मुसलमानों का सही था। तो इन्हें यंग मैन एसोसिएशन बनाई। फिर उसके बाद जब महसूस किया कि अब एक बड़ी सियासी जमात की ज़रूरत है, सियासी मैदान में जब आगे नहीं आएंगे, दुनिया तक बैनुकामी तौर पे भी हम अपनी कश्मीर की नुमाइंदगी भरपूर नहीं कर सकेंगे। ठीक है। फिर उन्होंने शेख अब्दुल्ला भी इसमें शामिल हुए, सारे कश्मीरी लीडर। तो 1931 में 15-16 अक्टूबर 1931 इजलास हुआ। ठीक। इन सब का मिलजुल के 3 दिन ये इजलास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का क़याम किया गया। ठीक है। बट साहब ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्यों बनाई, क्या हालात थे जिनके पेश नज़र इस जमात का वजूद अमल में लाया गया? जी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो आपको पता होना चाहिए कि महाराजा ने 1800 जब कश्मीर ख़रीदा था जी, गुलाब सिंह ने, और उससे 100 साल तकरीबन हो गया था उनको हुकूमत करते हुए। ठीक। और मुसलमान इतना पिस चुका था, मकरूज़ था, ज़मीनें इनकी छीन ली हुई थी, आज़ादी नहीं थी, अजान नहीं दे सकते थे, जुम्मा नहीं पढ़ सकते थे। यानी बहुत सारे इलाकों में जुम्मा जो आता ही नहीं था क्योंकि आज़ादी नहीं थी, और जहाँ पे आज़ादी नहीं वहाँ जुम्मा फ़र्ज़ नहीं होता। आपको ये दीनी मसला बताऊँ तो मुसलमानों के साथ तो मेरा ख्याल है वो अपने जो उनके जानवर या जो रखे हुए थे ना परिंदे, उनसे अच्छा सलूक करते थे मुसलमानों की निस्बत। अच्छा, इतना बुरा सलूक था मुसलमानों का पर्सनली। जब इस्लाम का जिक्र आता था उस वक्त तो वैसे ठीक वो अपनी हुकूमत अपने निज़ाम में चलाते थे। महाराजा हरि सिंह पढ़ा लिखा में, लेकिन हाँ तंग नज़र आके दीन फैसल होते थे, तो इसलिए उन्होंने ज़रूरत महसूस की। फिर 1931 में जब मजबूर होके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की ने बुनियाद रखी, उसमें फिर हालांकि काम साहब इन लोगों ने ज़्यादा किया, लेकिन शेख अब्दुल्ला क्योंकि वो कश्मीर का, वो प्रॉपर कश्मीर का था, वो अपने आप को कश्मीरियों का बड़ा लीडर समझता था। ठीक है। चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम जो है उनका तल्लुक जम्मू से था, तो फिर उसको उन्होंने पहला सदर बनाया। ठीक है। ये किसने कुर्बानी दी, उसको सदर बना के इज़्ज़त दे के कि ठीक है जी। ठीक। और जनाब चौधरी गुलाम अब्बास रईस-उल-अहरार उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है। लेकिन वो मेरा ख्याल में कम्युनिस्ट टाइप आदमी था, वो मुसलमान हिसाब का ही था शेख अब्दुल्ला। हालांकि हाफिज़ कुरान था, बड़ी अच्छी तिलावत करता था, बड़े उसकी नात बड़ी, आवाज़ बड़ी खूब, लेकिन यह है कि बस अंदर साफ ना हो तो साफ नहीं था। तो वो नेहरू से उनके अच्छे ख़ानदानी तल्लुकात और इस तरह के भी मामला थे। सियासत में भी फिर वो पता नहीं उसको क्या उन्होंने सबज़ बाग दिखाए। असल हमारे मुसलमानों की बदकिस्मती की जल्दी कायल भी हो जाते हैं और जल्दी बिक भी जाते हैं, कई जगह पर बिक भी जाते हैं। तो ये भी फिर उसने कहा जी नहीं, ये तो इधर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, फलां भी हैं, यहाँ तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो फिर मुसलमानों के लिए है, तो लिहाजा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। ठीक। फिर उसने वो उस वक्त जोड़ तोड़ करके खराबी पैदा की और नेशनल कॉन्फ्रेंस बना ली। उसके बाद फिर जब इन्होंने महसूस किया कि ये तो बड़ा मामला ख़राब है, ठीक नहीं है जी, मुसलमानों को तो बहुत नुकसान हो रहा है, जिस मकसद के लिए हम चले थे वो तो नहीं। उससे फिर तो दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आया किया गया। फिर उसके बाद ये तकरीबन 1939 में 38-39 में दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का रिवाइव किया गया। और उसमें फिर बल्कि मुसलमान तो आए थे, यानी उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर एक्टिव किया। मुसलमान तो 1932 में बन गई थी। जी जी। तो उस वक्त फिर जनाब रईस-उल-अहरार मरहूम चौधरी गुलाम अब्बास जो वो सदर बने। ठीक। फिर उसके बाद से कोशिश शुरू होगी सियासी तौर पे जितना कर सकते काम मुसलमान। बड़ी इनके साथी जो चंद एक ऐसे लोग हैं जिनको हम बुला रहे हैं, मसलन एक AR सागर थे जम्मू से। ठीक है। बहुत अजीम आदमी, रोज़नामा जावेद अखबार था उनका। ठीक। उनके बारे में मशहूर है कि वो इतने आला मुकर्रर थे कि एक दफ़ा जम्मू में मुसलमानों और हिंदू का ज़्यादा क्लैश था, क्योंकि जम्मू में हिंदू बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। तो इस तरह हुआ कि कुछ मामला हो गया मजहबी। तो इस तरह था कि एक तरफ से जुलूस आ रहा है मुसलमानों, तो इतना था कि ये कुछ तो खून हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। सब परेशान थे। किसी ने कहा जी AR सागर को बोले वो तकरीर करे इधर आके। ठीक है। नहीं उन लोगों की बात हो कितने अजीब। AR सागर मरहूम ने फिर जनाब वहाँ पे आके तकरीर की, और तकरीर ख़त्म होते ही वो दोनों साइडों के मुसलमानों हिंदू ने नारे मारे, हिंदू मुसलमान भाई भाई, और आप गलो गिर होके इतनी तासीर। यानी मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे लोग थे। उन लोगों ने कश्मीर के लिए यानी इतने काबिल लोग थे, लेकिन बड़ी कसम पोशी सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार के भी उन्होंने कश्मीर काज को नहीं छोड़ा। मीरवाज यूसुफ थे, जब शेख अब्दुल्ला ने हैंकी पैंकी की, मैं
तो कश्मीर से फिर मीरवाद मौलाना मोहम्मद यूसुफ बाद में हमारे राष्ट्रीय सदर भी रहे। कश्मीर से उन्होंने फिर भरपूर साथ दिया मुसलमानों को। ये जो मीरवाद फैमिली है उनके वो बड़े थे। इस तरह एक गुलाम नबी गुल का मतलब इतने और लोग साथी जो है ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत उन लोगों ने अपना कारोबार, अपना ख़ानदान, फैमिली, बच्चों की तालीम सब कुछ छोड़ के तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुसलमानों के लिए सारा वक़्त दिया अपना। ठीक। फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई। उसके बाद जब कायदे आज़म गए हैं तो कश्मीर उस वक्त भी जनाब चौधरी गुलाम अब्बास राज चौधरी गुलाम अब्बास ने बिल्कुल वो शहीदगढ़ से लेकर आला तक साथ रहे हैं। ठीक है। इससे जो दौरा था कायदे आज़म का कश्मीर के लिए, उसकी थोड़ी डिटेल बताएं आप नाजरीन को। वो तो इनकी दावत थी ना कश्मीरियों के कि आप आए हैं कश्मीर में, एक इज़हार यकजहती था कश्मीर थे। हालांकि उस वक्त इतने मसरूफ़ थे कायदे आज़म, देखें पाकिस्तान बन रहा था और वहाँ को तकरीबन उन्होंने काफ़ी दिन क़याम किया। ठीक। उनको हफ्ते से भी ज़्यादा क़याम था कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। तो इनकी दावत पे वहाँ गए, वहाँ पे भी थोड़ा सा मनफी किरदार अदा किया शेख अब्दुल्ला ने कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने उनको बुलाया, आओ लो बताओ बात करो, अभी पाकिस्तान बन रहा है, कश्मीर का फ़ैसला होने वाला है, कश्मीर के लिए आप। तो उसने कहा नहीं जी आप मेरे से पूछ के नहीं आए तो मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, वो नहीं आए वहाँ असल फिर बहुत बुरा किरदार रहा, बहुत बुरा शेख अब्दुल्ला का। बिल्कुल जी। अगर उस वक्त वो थोड़ा सा सब्र कर लेता ना जी, जिस तरह मुस्लिम सदर बनाया था वो साथ चलता ना, तो मेरा ख्याल है कश्मीर साथ ही फैसला हो जाना था आज़ाद। जब वैली से एक आदमी को उन्होंने तोड़ लिया नेहरू ने और के तो फिर उसको इस्तेमाल किया जी। तो मुसलमान एक तो सफ़ेद पोश भी थे, असला भी नहीं था, तालीम की भी कमी थी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की बड़ी बहादुरी और दलेरी थी हिंदू के मुकाबले। कम वसाइल में भी उन्होंने सर्वाइव किया। वसाइल तो है ही नहीं थे, कम तौर पर कोई वसाइल ही नहीं थे। लेकिन फिर भी इसमें जब इसने दरार डाल दी, शेख अब्दुल्ला ने अपनी नेशन कॉन्फ्रेंस बनाई और नेहरू की वो पॉलिसी पे गामजन हुआ, उसमें बड़ा नुकसान। फिर जब कायदे आज़म कश्मीर गए हैं ना, तो कश्मीर में भी जाके अगर वो मिल लेता ना फिर भी बड़ा पॉजिटिव मतलब है वर्ल्ड लेवल पे जो अंग्रेज़ की हुकूमत थी उन तक, जो लॉर्ड माउंटबेटन था, सब इन तक एक इम्प्रेशन जाना था कि ये जी मुसलमान तो इकट्ठे इनके लिए सोचना चाहिए, तो वो ना कर सके। फिर जब कायदे आज़म वापस आए उसके बाद तारीख शुरू की जब उन्हें बाकायदा, तो चौधरी गुलाम अब्बास को गिरफ़्तार कर लिया गया। जब पाकिस्तान आज़ाद को गिरफ़्तार थे, ठीक है, गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर वहाँ से 1948 में वो बाद में यानी जब वो कैदी शरीत तबादला और इस तरह कोई माहदे से हुए ना, उस सिलसिले फिर 1948 में यहाँ आए। फिर उनको यहाँ पे आज़ाद गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने। पहले तो जो गवर्नमेंट बनाई थी ना वो एक ख्वाजा गुलाम नबी गुलकार थे, ठीक, उनकी ज़ेर निगरानी पहली हमारे पहले सदर जो है ना वो गुलाम नबी गुलकार हैं, ठीक, क्योंकि सरदार इब्राहिम भी कश्मीर में थे। ठीक, जब पाकिस्तान बना है तो वो उधर रह गए हुए थे, ठीक ठीक, वो बाद में पहुंचे हैं। जिस तरह बड़े मुश्किल उनकी बड़ी कुर्बानी, सरदार इब्राहिम खान बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़ा काम किया। वो उस वक्त तो इंतहाई यंग थे और बैरिस्टर थे, मेरा ख्याल है वो आज़ाद कश्मीर के इलाके के पहले बैरिस्टर थे, उनसे पहले कोई नहीं था। कि खर्शीद मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के थे उस वक्त। और थोड़ा सा उनका जिक्र इसलिए साथ करना मैं चाहता हूँ कि इंतहाई काबिल, इंतहाई मुकर्रर और दर्द दिल रखने वाले खूबसूरत नौजवान थे। तो जब उन्होंने तकरीर की ना, वहाँ आज जनरल सेक्रेटरी थे वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थे, तो कायदे आज़म ने कहा था कि ये बंदा मुझे दें, इतना काबिल बंदा मुझे। फिर उन्हें बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी अपने साथ रखा। पाकिस्तान बनने तक वो सारा मामला रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान बना है तो आड़ला ये थी कि कैश खुशी भी उधर रह गए थे, ठीक, गिरफ्तार हो गए थे किसी। ठीक। फिर वहाँ से एक ब्रिगेडियर के तबादले में 48 में गनसारा सिंह एक ब्रिगेडियर था, वो इन्होंने पकड़ा हुआ था, वो कैदियों के तबादले में फिर केश खुशीद मरूम भी 1948 में, ठीक। तो उनका भी बड़ा किरदार था बुनियादी। वो भी मुस्लिम का बेसिकली मुस्लिम कानून जो है वो तो सब जमातों की मां है, ठीक है। ये जो जितनी आपको नज़र आ रही हैं ये सब इससे पैदा हुई हैं, मुस्लिम कानून कोख से पैदा हुई हैं। इन्होंने सियासत सीखी मुस्लिम कानून से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग जो हैं वो बस थोड़ा सा जल्दी, एक बदकिस्मती दूसरी ये आ गई कि यहाँ पे इलाकाई सियासत आ गई है, साथ इसके बरादरीज़म की सियासत आ गई है, तो जो जमाती नज़रियाती सियासत थोड़ी पीछे हो गई है। अदरवाइज आप ये नून लीग के देख लें, फ़ारूक हैदर साहब हैं जो, इनके वालिद राजा ग़ुलाम हैदर साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बानियों में
बड़े अजीम आदमी थे, उनकी बड़ी कुर्बानी है मुस्लिम का। ठीक। हमारे तारक फरूक साहब हैं, इनके वालिद साहब, हमारे वालिद साहब दोस्त भी थे, सियासी भी इकट्ठा सफ़र था। हाजी साहब की इतनी कुर्बानी है मुसलमान की कि आप सोच नहीं सकते। तारक साहब ने भी MSF में बड़ा किरदार अदा किया, बड़े इनकी बड़ी कुर्बानी। लेकिन बस कोई पता नहीं है कैसे सियासी कुछ मैं इसमें ये कहने में कोई मज़ा नहीं चाहूँगा कि कभी भी हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के लीडरों ने नहीं चाहा कि कश्मीर के लीडर और कश्मीर की हुकूमत मजबूत हो। ठीक। ये भी एक इशू रहा है। चौधरी गुलाम अहमद मरहूम के साथ ये भी एक इशू था। वहाँ गुरमानी था वज़ीर अमूर कश्मीर को बना, उसने बड़ा तंग किया कश्मीर के मतलब, बड़े उसने हमारे मामला बड़ा कश्मीर का नुकसान पहुँचाया। तो जब ये 48 में इधर आए, उस दौरान कश्मीर तकरीबन कश्मीर आज़ाद हो चुका था। अगर ये सीज़ फायर ना करता कौम मुत्तहिदा, फिर 1948 में वो नेहरूवी मसला वहाँ लेके चला गया। फिर एक दो करारदाद जो आज भी करारदाद जारी, जिसमें ये तय हुआ था कि कश्मीर से फ़ौजें निकाल ली जाएंगी, चाहे पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की हो। यूनाइटेड नेशन की फ़ौज होगी, उसकी निगरानी में अमन कायम होते ही कश्मीर को हक़ के खुद इरादी दिया जाएगा। वो क्या चाहते हैं, ठीक, इधर रहना चाहते हैं, उधर रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, जिस तरह मतलब एक ऑप्शन दी थी। तो बदकिस्मती ये है कि ना इस पर कोई किसी किस्म की पेशरफ्त हो सकी। हमारे साथ एक ये भी है कि हमारा तो जीना मरना बैठना उठना पाकिस्तान के साथ है। डेफिनेट एक जज्बाती लगाव है, मजहबी लगाव है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसने कभी भी कश्मीर को हमेशा अपने सियासत को हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत में अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। बैन-अवी तौर पर संजीदगी से नहीं लिया, संजीदगी से कश्मीर की आज़ादी की तरफ कभी भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये हमारी बदकिस्मती है। जबकि आज़ाद कश्मीर का और मकबूजा जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा, बड़ा बूढ़ा, ये अनपेड सिपाही है, ठीक, बिला तनहा सिपाही हैं। आप देख लें ना जी। यानी मैं आपको बताता हूँ, आप सिंध चले जाएँ, बलूचिस्तान चले जाएँ, सराज चले जाएँ, इतने जज्बात और मोहब्बत वो अपने मुल्क के साथ पाकिस्तान इज़हार नहीं करते, कश्मीरी करते हैं। ठीक, इस सबक की बुनियाद में भी चौधरी गुलाम, ये मैं सारी बात, इसमें भी चौधरी गुलाम अब्बास का बहुत किरदार है। ठीक है, इस मोहब्बत यानी को कायम उन्होंने करना है। ये कुर्बानियाँ, ये कैदें, ये सारे मसाइल, ये मुश्किलात, ये मसाइब पाकिस्तान के लिए काटे। वरना वो तो इस लेवल के लोग थे कि अंग्रेज़ या हिंदू उनको इतनी सहूलियात दे सकता था कि हम सोच भी नहीं सकते। आपका तो स्लोगन है कश्मीर बनेगा जी पाकिस्तान। वही ना, मैं कह रहा हूँ कि ये सारी कुर्बानियाँ, ये सारी ज़िंदगी जो फिर यार बीमार हो गई, देखे ना, किसी ने वक्त पे खाना नहीं, वक्त पे सोना नहीं, वक्त पे बैठना नहीं, वक्त पे उठना नहीं, वक्त, तो फिर वो सबसे पहला जो अटैक होता है मैदे पे, मैदे की तकलीफ, कैंसर हो गया था गुलाम अब्बास मरहूम को, अस्लामी कराम। फिर उसी से 1967 में दिसंबर 17-18 दिसंबर को उनकी वफात होगी। तो सच्ची बात है, आज भी अगर ये थोड़ा सा जो हमारा खित्ता आज़ाद जो है या इसकी थोड़ी हैसियत है या हमारी कोई वैल्यू है, तो इसकी बुनियाद वही जो 1931 में मुस्लिम कौन रखी गई थी, ठीक है, और फिर उसका रिवाइवल हुआ 1938 में, और चौधरी गुलाम अब्बास की कुर्बानियाँ, फिर उनके साथ आगे के सीक्वेंस एक सीरीज चलती है ना। फिर जब मुझे बड़े ये तारीख़ी लफ्ज़ है, मैं इसलिए ज़रूर यहाँ जिक्र करूँगा कि जब चौधरी गुलाम अहमद मरहूम दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, तो मुजाहिद अव्वल सरदार महमूद के, इनकी तो बहुत कुर्बानी है मुजाहिद अव्वल की जी। तो उन्होंने कहा भाई मैं अल्लाह के वाले और ये कश्मीरी तुम्हारे वाले। ठीक है, भाग दौड़ जो यानी है वो इतना इतमाद था मुजाहिद अव्वल पे उनको, मुजाहिद सरदार के रहमतुल्लाह अलैह पे, कि उन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारे वाले हैं भाई कश्मीर। फिर अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे मोहतरम हमारे मुजाहिद अव्वल, उन्होंने उस पर फिर खूब निभाया, ठीक, हक अदा किया, उन्होंने बड़ी कुर्बानी की। हम क्योंकि हमारा तो घर उनका अपना घर था ना, यानी वो आते थे 6-7 दिन हमारे घर में क्या थे, बिम्बर के दौरे के दरमियान में रहते, यकीन करें कपड़े भी फटे होते थे। ठीक, यानी इतने नामसाद हालात में और इतने मजबूत असाब के मालिक थे, और जो उनका नॉलेज था, मेरा ख्याल है कोई 20 PhD में कर रहे बंदा, तो जितना कश्मीर पे, दीन पे, इस्लाम पे, सियासत पे मुजाहिद अव्वल का नॉलेज है वहाँ नहीं को पहुँच सकता।
हम तो उनकी बातें सुन रहे, फिर उनका अंदाज़ बयान, उनके अल्फाजी, कभी मौका नहीं आपको, मैं तो बच्चे थे ना, कभी उनकी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग सुने आप परेशान होते, कोई सवाल इस वक्त बोल नहीं सकता, मैं नहीं देखा कोई इतना अच्छी इंग्लिश बोलता हुआ जितनी, ठीक, लेकिन उन्होंने भी खून नवाया जी, ठीक, यानी दोनों सूरतों में रईसुल्लाह राव चौधरी गुलाम अब्बास साहब से मोहब्बत, ठीक, और उनकी दी हुई जिम्मेदारी, ठीक है, दोनों चीज़ों आसान तरीके से ने बड़े आसान तरीके से, दयानतदारी से और मेहनत से। ठीक, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। जी नाजरीन आपने भट्ट साहब की बातें सुनी, हमने चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम पे मुख्तसर सी रोशनी डालने की कोशिश की। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।